नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। क्राइम अपने आप में हैरान करने वाली चीज है, लेकिन उसके तमाम किस्से ऐसे होते हैं जो आपको हैरानी की हद तक ले जाते हैं। और कई बार आपको ऐसा लगता है कि जो ये कहानी है, ये जो किस्सा है, वो यकीन करने लायक नहीं है। लेकिन जब आप उसके सबूत देखते हैं, गवाह देखते हैं और पूरी कहानी सुनते हैं, तो आपको लगता है कि ये क्या, ये कैसा अपराध था, ये कैसी कहानी थी, ये कैसा किस्सा था। करीब 23 साल के पत्रकारिता करियर में बहुत से ऐसे मामले अपनी आंखों से देखे, सुने और उनका गवाह भी बना। कई मामले ऐसे हुए जो बहुत हैरान करने वाले थे। और इस 23 साल के पत्रकारिता के करियर में करीब 7-8 साल ऐसे गुजरे जिसमें इन्वेस्टिगेशन और क्राइम का ही कवरेज की, उसी की स्टोरीज की, उसी के बारे में देखा, जाना, समझा, परखा। लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो आपके जहन में बैठ जाते हैं। आज मैं आपको ऐसा ही एक किस्सा बताऊंगा जिसके बारे में आप जब सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी कि क्या ऐसा भी होता है। दरअसल अपराध और पुलिस का ऐसा नाता है, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे। पुलिस अपने हर दांव पेच को आजमाती है जिससे अपराध पर अंकुश लगा सके, और अपराधी हर वो तरीका इस्तेमाल करता है जिससे वो पुलिस से 2 कदम आगे रह सके। इस चूहा बिल्ली की दौड़ में कभी कोई जीतता है, कभी कोई जीतता है, और ये सिलसिला बदस्तूर सालों साल से जारी है। लेकिन पुलिस की कोशिश हरदम यही रहती है कि कैसे अपराध पर लगाम लगा सके, कैसे अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ सके, और कैसे इस बात का इंतजाम कर सके कि हम आप एक सेफ जगह पर, सेफ माहौल में रह सकें। अभी तक मैंने आपको तमाम कहानियां ऐसे सुनाई जिसमें किसी दूसरे जिले की बात, किसी दूसरे देश की बात, कुछ हैरान करने वाले किस्से, कुछ ऐसी कहानियां जिसमें आप खुद सोचने के लिए मजबूर हो जाएं। लेकिन कई बार मेरे जानने वाले लोगों ने कहा कि कोई ऐसी कहानी सुनाइए जो एकदम आपसे जुड़ी हुई हो, जिसके बारे में आप खुद हैरान रह गए हों। अपराध की दुनिया को कवर करते करते, इन्वेस्टिगेशंस के मामलों को देखते देखते बहुत से ऐसी चीजें सामने आई जिनको देखकर अब हैरानी तो नहीं होती, लेकिन कुछ किस्से ऐसे जरूर होते हैं जो आपको लंबे समय तक याद रह जाते हैं। आज ऐसा ही किस्सा सुनाता हूं। ये किस्सा है कि कैसे पुलिस अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए कई तरीके के इंतजाम करती है, और कैसे एक एनकाउंटर को, जो कि एक्चुअल में एनकाउंटर नहीं होता है, उसको अंजाम देती है। किसी के ऊपर आरोप लगाना या किसी को एक्सपोज करना इसका उद्देश्य नहीं है। ये सिर्फ बताने का तरीका है कि आखिरकार कैसे एक एनकाउंटर को अंजाम देने की अजीबोगरीब थ्योरी सामने आती है और कैसे एनकाउंटर अंजाम दे दिया गया। इसीलिए इस कहानी को सुनाते समय किसी भी किरदार का नाम नहीं लूंगा, कोई भी ऐसी बात नहीं सामने लाऊंगा जिससे कि आपको लगे कि ये किसके बारे में है। लेकिन आप इस किस्से को सुन करके समझ जाएंगे कि आखिरकार ये हुआ क्यों, और इसके पीछे का मकसद क्या था, और कितनी मुश्किल और कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है एक एनकाउंटर को अंजाम देने के लिए। ये मामला करीब 8-9 साल पहले का है, और ये मामला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पॉश एरिया का थाना है जहां पर उस वक्त चेन स्नेचिंग की, अपराध की कई घटनाएं हो रही थीं। 7-8 साल पहले अपराध अपने जब चरम पर था और लगातार सरकार पर इस बात के आरोप लग रहे थे कि अपराध नियंत्रण करने में सरकार नाकाम रही है। तो सरकार की तमाम मीटिंग्स होती थी, पुलिस के आला अधिकारियों को तमाम ताकीद दी जाती थी, कई बार डांट भी पड़ती थी। तय ये किया गया मीटिंग्स के बाद कि अब कुछ भी हो जाए, लेकिन अपराधियों को नेस्तनाबूद करना है। इस संगठित नेटवर्क को, इस ऐसे अपराधियों को किसी भी सूरत में नहीं रहने दिया जाएगा जो लगातार अपराध कर रहे हैं और कानून नहीं मान रहे हैं। मुख्यमंत्री और आला अधिकारियों की बैठक हुई जिसमें डीजीपी, डीजी लॉ एंड ऑर्डर, ये इस स्तर के अधिकारी बैठे, और उनको ये निर्देश दिया गया कि हर जिले में एसएसपीज को, वहाँ के एसएचओज को इस बात की ताकीद की जाए कि अगर किसी के यहाँ कोई अपराध होगा तो उसकी सीधी जिम्मेदारी उसकी होगी और उससे सवाल जवाब किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो दुर्दांत अपराधी हैं, जो पेशेवर अपराधी हैं, जिनका नेटवर्क चलता है, उन पर कोई रहम न किया जाए। अगर वो किसी भी अपराध को अंजाम देते हैं तो उनका फौरन एनकाउंटर कर दिया जाए। ये वो वक्त था जब अचानक से एनकाउंटर्स की बाढ़ होने लगी। एनकाउंटर्स की बाढ़ इसलिए क्योंकि आला अधिकारियों ने अपने नीचे वाले अधिकारियों को आदेश दिया कि किसी भी सूरत में अपने इलाके में जो छटे हुए बदमाश हैं, जो संगठित अपराधी हैं, उनको
रास्ते से हटाना है, उनको कानून का पाठ पढ़ाना है, उनको किसी भी तरीके से पनपने नहीं देना है। लिहाजा होड़ मच गई इस बात की कि कौन कितनी बहादुरी दिखाता है, अपनी तरफ होने वाले अपराधों को कितना रोक पाता है, या यूं कहिए कितने अपराधियों को वो एनकाउंटर कर पाते हैं। और इसके लिए एक सिलसिला चल गया। इस कंपटीशन में यह भी हुआ कि जो लोग इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उनकी क्लास लग रही थी। कुछ ऐसे अधिकारी थे जो लोग लगातार परफॉर्म कर रहे थे, यानी कि अपराधियों को पकड़ रहे थे, उनको गोली से घायल कर रहे थे, उनको जेल में बंद कर रहे थे, या फिर उनको खदेड़ दे रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकारी थे जो कि इस पर अंकुश लगाने में नाकाम थे, यानी कि यूं कहिए कि किसी अपराधी का एनकाउंटर करने में नाकाम हो रहे थे। एनकाउंटर भी एक ऐसा हुनर है जिसके लिए केवल बंदूक होना या टीम होना या पुलिस की वर्दी होना काफी नहीं है। एक जिगरा होना चाहिए, एक ऐसी हिम्मत होनी चाहिए जिसमें अपराधी को सामने देखने के बाद, गन के साथ देखने के बाद किसी भी तरीके से आप झिझके नहीं और एनकाउंटर कर पाएं। लेकिन कुछ ऐसे भी पुलिस अफसर होते हैं जो भले ही वर्दी में हों, लेकिन वो इतनी हिम्मत का काम या इतनी मुस्तैदी का काम नहीं कर पाते कि किसी अपराधी को देखकर उनको गोली मार ही दें, भले ही वो कितने ही हथियारों से लैस हों, साथ में पुलिस अधिकारी हों या उनके साथ टीम हो, फिर भी। लेकिन ये वो वक्त था जबकि लोगों पर इस बात का दबाव था कि किसी भी सूरत में अपराध रुकना चाहिए। तो ऐसे ही एक लखनऊ के थाने की बात है जहां वहां के एसएचओ पर इस बात का दबाव था कि किसी भी सूरत में अपने इलाके के जो छटे हुए बदमाश हैं उनको अपने इलाके से या फिर बाहर करो या फिर उनका एनकाउंटर करो। मुख्यमंत्री और डीजी की मीटिंग के करीब 15-20 दिन गुजर चुके थे। अलग अलग जिलों से इस बात की खबरें आती थी कि फला जगह पर बड़े अधिकारी अपराधी को पकड़ लिया गया, फला जगह पर उसको घायल कर दिया गया, किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, किसी का एनकाउंटर कर लिया गया। और इन एसएचओ साहब के ऊपर दबाव था कि आपके इलाके में ना तो अपराध रुक रहा है और ना ही कोई अपराधी पकड़ा जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो आप एसएचओ की कुर्सी पर नहीं रहेंगे, बल्कि ऐसी जगह भेज दिए जाएंगे जहां पर आप अपनी नौकरी भी बहुत आराम से नहीं कर पाएंगे। अब दबाव बढ़ता जा रहा था। बात राजधानी की थी, राजधानी लखनऊ की थी, और उस लखनऊ में जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां पर डीजी बैठते हैं, जहां पर और तमाम बड़े अधिकारी बैठते हैं जिनकी नज़रों में आप हमेशा रहेंगे। और ये दबाव इतना ज़्यादा हो रहा था कि अब उनके सामने सवाल ये था, या करो या मरो। यानी कि उनको किसी भी सूरत में अगले कुछ दिनों में परफॉर्म करके देना था कि अपने इलाके के अपराधी के खिलाफ आपने किया क्या। उन्होंने अपने तमाम टीम के लोगों की मीटिंग बुलाई और जो पुराने हुनरमंद, एक्सपीरियंस वाले, अनुभवी पुलिस वाले थे उनसे पूछा क्या किया जाए। तो किसी ने उनको सलाह दी कि देखिए, अपने इलाके के बड़े अपराधी जो कि हम लोग जानते हैं, फिलहाल वो शांत हैं भले या अपराध नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी अपराधी को पकड़ के उसका एनकाउंटर कर दीजिए, जिससे आपकी वाहवाही भी होगी और अपराधियों को एक मैसेज भी मिलेगा और फिलहाल अपराध होना बंद हो जाएगा। एसएचओ साहब वैसे इतने हिम्मत वाले नहीं थे, इस तरह का काम करने में झिझकते थे, लेकिन बात नौकरी की थी, साख की थी, रोज रोज की डांट की थी, तो लिहाजा उन्होंने थोड़ी सी नानुकुर के बाद ये ऑफर मान लिया, चलो इंतजाम किया जाए इस बात का। तो ये हुआ था कि किसी तरीके से एक ऐसे अपराधी का इंतजाम किया जाए जिसका एनकाउंटर किया जाना है। उनके थाना क्षेत्र में लिस्ट निकाली गई कि आखिरकार कौन कौन से अपराधी एक्टिव हैं, कौन बहुत दुर्दांत अपराधी है, किसके खिलाफ सबसे ज़्यादा मुकदमे हैं। ऐसे ही एक अपराधी की तलाश पूरी हुई और अपराधी की पहचान कर ली गई कि इस अपराधी को अगर एनकाउंटर किया जाए तो फिर इस पे वाहवाही भी मिलेगी और इनके ऊपर जो दबाव आ रहा है वो भी कम होगा। सब कुछ तय हो गया। अब बारी थी इस बात की कि पहले तो उस अपराधी को पकड़ा जाए और उसके बाद कोशिश की जाए कि कैसे उसका एनकाउंटर किया जाए। लेकिन अपराधियों को ये बात पता थी कि अगर पुलिस पकड़ लेगी तो हो सकता है एनकाउंटर करे, इसीलिए कोई पुलिस वाले के सामने नहीं पड़ता था। खैर, वही अनुभवी पुलिस वाले ने उसका भी रास्ता सुझाया। जितने भी आइडेंटिफाइड अपराधी थे और उनमें से जिस अपराधी को लाना था उस तक इस बात का मैसेज पहुंचाया गया कि किसी केस के सिलसिले में उससे पूछताछ की जानी है और जानकारी ली जानी है, लिहाजा पुलिस थाने में तुमको जाना होगा। अब पूरे इलाके का माहौल पहले से उस अपराधी को भी पता था। ये पता था कि सरकार इस वक्त बहुत सख्त है, लेकिन उसके मन में संशय ये भी था कहीं ऐसा ना हो कि वो थाने में जाए और उसी को पकड़ लिया जाए। लेकिन खैर, काफ़ी कोशिश के बाद, जद्दोजहद के बाद वो पुलिस थाने पहुंचा ताकि वो इस बारे में जान सके कि आखिरकार उसको क्यों बुलाया जा रहा है, किस तरह की जानकारी उससे पुलिस वाले चाहते हैं। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में पहुंचा, पुलिस वालों ने उसको थोड़ी देर बाद इधर उधर की बात न करने के बाद अंदर बिठा दिया। उसने पूछा कि आखिरकार क्यों मुझे अंदर बिठा दिया गया,
तो उसने कहा कि अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप बैठो, क्योंकि इलाके में अपराध ज़्यादा हो रहा है और अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारा एनकाउंटर कर दिया जाएगा। अब वो माजरा समझ चुका था, पुराना पेशेवर अपराधी था और पुलिस की मंशा समझ चुका था कि पुलिस किसी न किसी प्लानिंग में है। लिहाजा वो भी चुप करके बैठ गया कि कहीं ऐसा ना हो, अगर कल को कुछ होना है तो आज ही हो जाए, इसलिए चुपचाप बैठ गया। उसके मन में तमाम चीज़ें चल रही थी, लेकिन उस चीज़ों को रोक करके वो पुलिस स्टेशन में चुपचाप बैठा रहा। प्लानिंग का एक हिस्सा पूरा हो चुका था, यानी उस अपराधी को पकड़ लिया गया था जिस अपराधी का एनकाउंटर किया जाना है। लेकिन अब एनकाउंटर किया कैसे जाए? राजधानी जैसी जगह, लोगों को पता है कि आखिरकार एक आदमी को पकड़ करके बुलाया गया है, उसके घर वालों को पता है, क्योंकि अपराधी ने आने से पहले अपने वकील को, अपने घर वालों को, अपने जानने वालों को बताया था कि पुलिस स्टेशन में मुझे बुलाया गया है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो ये भी एक डर था, कहीं ऐसा ना हो वो लोग कहीं शिकायत कर दें, किसी आला अधिकारी के पास पहुँच जाएँ, मीडिया के पास पहुँच जाएँ या फिर अदालत न पहुँच जाएँ। इस सब की भी तस्दीक करनी थी। लिहाजा 2-3 दिन तक मामला एकदम ठंडा रहने दिया गया। इस बीच में वो अपराधी बार बार ये कहता कि मुझे वापस जाने दिया जाए। तो खैर पुलिस वालों ने कभी पहले प्यार से समझा करके, कभी डरा धमका करके और कभी फिर आखिर में गुस्सा और अपना रौद्र रूप दिखा करके उसको पुलिस स्टेशन में बिठाए रखा। इधर एनकाउंटर के लिए एक बकरा तैयार हो चुका था, लेकिन इलाके में कोई वारदात हो तो उसके बहाने उसको बाहर निकाला जाए। अब इत्तेफाक देखिए कि उस एक हफ्ते में कोई ऐसी वारदात ही नहीं हो रही थी जिसके लिए पुलिस वाले उसका नाम लेकर के उसका एनकाउंटर कर सकें। अब फिर से प्लानिंग शुरू हुई, फिर से वही अनुभवी दरोगा जी सामने आया और एसएचओ साहब को बताया कि इसका भी एक रास्ता है। तो जो रास्ता बताया उसको सुन करके एसएचओ साहब खुद चौंक गए। दरअसल दरोगा जी ने बताया कि तरीका यही है कि इस वक्त यहाँ पर अपराध नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमें अपराध दिखाना है, तो लिहाजा हम लोगों को खुद ही कोई अपराध करना होगा ताकि उस अपराध के आरोप में इसका एनकाउंटर किया जा सके। अब तय हुआ कि क्या किया जाए, तो 2-3 सिपाहियों को तय किया गया जो देखने में पुलिस वाले नहीं लगते थे। उनको सादी वर्दी पहनाई गई, एक मोटरसाइकिल दी गई और मोटरसाइकिल देकर कहा गया कि सुनसान इलाके में जाओ और जो भी आदमी ऐसा गरीब दबा कुचला दिखे उससे उसकी मोटरसाइकिल छीन करके ले आओ और वहीं से वायरलेस पे मैसेज किया जाएगा ताकि पुलिस विभाग में भी ये पता रहे, ऑन रिकॉर्ड भी ये हो जाए कि किसी की मोटरसाइकिल छीनी गई है और बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तय समय पर रात के अंधेरे में करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास 2 पुलिस वाले एक मोटरसाइकिल पर बैठ करके सुनसान इलाके में लखनऊ में गए और इस बात का इंतजार करने लगे कि कोई बकरा आए तो उससे मोटरसाइकिल छीने और उसके बाद इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस वायरलेस भी दी जाए, जिससे कि पूरा मामला ऑन रिकॉर्ड तय हो सके। करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास दूर से एक आदमी आता हुआ दिखे, लेकिन वो मोटरसाइकिल चलाता हुआ नहीं आ रहा था, मोटरसाइकिल पैदल लेकर के आ रहा था। खैर उनको शिकार मिल चुका था। आते ही उन्होंने उसको रोका, 2-3 थप्पड़ मारे, गन दिखाई और उससे मोटरसाइकिल छीन ली। अब हैरानी की बात यह है कि पुलिस वालों ने जिससे छीनी वो तो इन लोगों को अपराधी समझ रहा था, लेकिन पुलिस इस बात से हैरान थी कि आखिरकार उस आदमी ने कोई विरोध ही नहीं किया। उसने ये भी नहीं कहा कि क्यों मेरी मोटरसाइकिल छीन रहे हो, उसने कोई शोर भी नहीं मचाया। लेकिन खैर पुलिस वालों का काम हो चुका था, तो उन्होंने मोटरसाइकिल ली और उसके जाने का इंतजार करने लगे। वो बेफिक्री से वहाँ से आराम से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। खैर वो 2 सिपाही एक मोटरसाइकिल लेकर के एक दूसरी खराब वाली मोटरसाइकिल को खींच करके पुलिस स्टेशन तक ले गए। अब इस बात का इंतजार होने लगा कि पुलिस वालों को इत्तला तो दे, 100 नंबर पर कॉल तो करे, कॉल करेगा तो पता चलेगा कि आखिरकार क्या हुआ था, कोई घटना हुई थी, उसके बाद फिर एनकाउंटर का पूरा सीन क्रिएट किया जाएगा। लेकिन इंतजार की हद हो गई, पूरी रात बीत गई, कोई पुलिस को कॉल नहीं। पुलिस वाले कंट्रोल रूम में फ़ोन कर रहे हैं कि क्या कोई डकैती की, छिनैती की कोई कॉल आई है, किसी की मोटरसाइकिल छिनी है, ऐसी कोई कॉल आई है, कहीं से कोई खबर ही नहीं आ रही थी। अब पुलिस के सामने बड़ी समस्या कि उन्होंने इंतजाम कर लिया जिस अपराधी का एनकाउंटर करना है, उन्होंने इंतजाम कर लिया उस मोटरसाइकिल का जिसको छीनने के आरोप में पुलिस वाले उस अपराधी का एनकाउंटर करेंगे, लेकिन जिसकी मोटरसाइकिल छीनी है उसने कोई शिकायत ही नहीं की। अब इस बात का इंतजार करते करते एक और दिन गुजर गया। एसएचओ साहब ने उन दोनों पुलिस वालों को बुलाया, सिपाहियों को बुलाया और उनको तगड़ी डांट लगाई। कहा यार तुमने कैसे इस अपराध को अंजाम दिया, कैसे छीना, क्या कोई दोस्ती में ले आए, प्यार से ले आए थे क्या? उन्होंने बताया सिलसिलेवार कि भाई वो बाकायदा मुंह पे अंगोछा बांध करके एक मोटरसाइकिल से गए, अंधेरे में जबरन उससे छीना, उसको बंदूक भी दिखाई, उससे छीनने के बाद इस बात की उम्मीद करते रहे कि वो शोर मचाए ताकि लोगों को पता लगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब एसएचओ भी हैरान कि आखिरकार जिसकी मोटरसाइकिल चली गई
उस आदमी ने कोई शिकायत क्यों नहीं की, कोई एफआईआर क्यों नहीं कराई और अभी तक वो थाने क्यों नहीं गया। खैर एक और दिन गुजर गया। इसके बाद पुलिस वालों ने फिर से प्लानिंग शुरू की कि आखिर किया क्या जाए। तो तय ये किया गया कि जिसकी मोटरसाइकिल छिनी है उस मोटरसाइकिल के नंबर को लेकर के उस घर तक पहुंचा जाए कि जिसकी मोटरसाइकिल छिनी है उसको पहचाना जाए और उससे इस बात की 100 नंबर पर कॉल कराई जाए कि उसकी मोटरसाइकिल छिनी थी। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया जाएगा। खैर मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर देख करके एड्रेस पता किया गया, एड्रेस मिल गया। एड्रेस पर फिर पुलिस वाले पहुंचे तो खैर वहां पर वो शख्स भी मिल गया जिससे मोटरसाइकिल छीनी गई थी। उससे पूछा गया कि तुम्हारी मोटरसाइकिल छीनी थी क्या? तो उसने कहा हाँ साहब छीनी थी। कहा तो तुमने एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई? उसने बड़ी हैरानी वाली बात कही। कहा क्या फायदा होगा लिखवाने से, पुलिस वाले वैसे ही भगा देंगे। पुरानी मोटरसाइकिल थी, 5-10 हज़ार रुपये कीमत होगी। अगर मैं एफआईआर लिखवाऊंगा, उसकी जांच कराऊंगा, 4 बार दौड़ूंगा, उसमें 5-7 हज़ार रुपये मेरे खर्च ही हो जाने हैं। इससे अच्छा कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं, मोटरसाइकिल गई, जाने दो। अब इन लोगों ने समझाना शुरू किया, नहीं कानून का राज है, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम आपकी मदद करेंगे, एफआईआर लिखवाओ चल करके। अब उस शख्स को और शक हो गया कि आखिरकार मैंने एफआईआर भी नहीं लिखवाई, मैंने कोई शिकायत भी नहीं की, लेकिन पुलिस वाले खुद घर चल करके आए हैं। उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि एफआईआर लिखवाओ और ये भी कह रहे हैं मदद करो। माजरा क्या है? तो खैर उसने अनमने ढंग से पहले तो मना किया, लेकिन जब पुलिस ने अपना रूप दिखाया तो उसके बाद वो थाने जाने को तैयार हो गया। उसने कहा मैं जो कुछ भी करूंगा थाने चल के करूंगा। अब थाने उसको बिठा करके लेकर के आ गए पुलिस वाले और इस बात का इंतजार करने लगे कि जब एसएचओ साहब आए तो वो बताएंगे कि आगे कैसे क्या करना है, तो फिर ऐसा किया जाएगा। खैर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। थोड़ी देर बाद क्षेत्र के दौरे से लौट करके एसएचओ साहब आ गए और उनके साथ वो अनुभवी वाले दरोगा जी भी थे। वो लोग आने के बाद देखते हैं कि एक आदमी बैठा हुआ दबा कुचला गरीब सा और उसके बगल में पुलिस वाले बैठे हुए हैं। और उसके बाद जो है बातचीत का सिलसिला चल मिला कि भाई तुमने एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई, शिकायत क्यों नहीं की, 100 नंबर पे कॉल क्यों नहीं की, क्या तुम कानून नहीं मानते हो? तो उसने फिर वही कहानी दोहरा दी कि भाई मेरी मोटरसाइकिल 5-10 हज़ार रुपए की थी, मुझे लगा मैं बार बार आऊँगा, शिकायत करूँगा, एफआईआर कराऊंगा, पहले तो लिखी नहीं जाएगी, फिर मुझसे रिश्वत मांगी जाएगी और रिश्वत मांगने दौड़ने भागने में 5-10 हज़ार से ज़्यादा मेरा खर्चा हो जाएगा। इससे अच्छा मैंने सोचा कि चुपचाप बैठ जाते हैं। और वैसे भी उस रात मोटरसाइकिल खराब थी, इसीलिए मैं पैदल जा रहा था और मैं कोशिश ही रहा था कि इससे अच्छा तो ये मोटरसाइकिल गड्ढे में कहीं गिर जाए, गायब हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, इससे मुझे इससे छुटकारा मिले। अब अजीब समस्या तैयार हो गई। अभी एसएचओ साहब और दरोगा जी उससे बात ही कर रहे थे, तब तक वो अचानक से कुर्सी से उछल पड़ा। उछल यूं पड़ा कि उसने उन दोनों सिपाहियों को थाने के भीतर देख लिया जो सिपाही उससे लूटने के लिए गए थे। कहने साहब मेरी मोटरसाइकिल मिली कि नहीं मिली मुझे नहीं पता है, लेकिन जिन लोगों ने छीनी थी वो देखिए वो दोनों जा रहे हैं। ये देख करके एसएचओ साहब हैरान रह गए। उन्होंने फिर से पुलिस वालों को बुलाया सामने। अब वो जिद पर अड़ गया कि हो ना हो ये जो मोटरसाइकिल जिन लोगों ने छीनी है वो यही वाले लोग हैं। अब पहले तो समझाने की कोशिश हुई, कहानी घुमाने की कोशिश हुई कि नहीं ये लोग नहीं है, वो लोग बदमाश थे, वो 2 लोग नहीं थे, वो एक था, वो कोई शातिर अपराधी था। उसके बाद जब वो नहीं माना, जब वो बार बार ये रटता रहा कि साहब कुछ भी हो, मैं इनमें से उन लोगों को पहचान रहा हूँ जिन लोगों ने मेरी मोटरसाइकिल को छीना था और ये वही लोग हैं। अब पुलिस के सामने दूसरी समस्या आ गई। एक तो वो केस बना रहे हैं, दूसरा एनकाउंटर की तैयारी कर रहे हैं, तीसरा उन्होंने अपने लोगों से मोटरसाइकिल छिनवाई, चौथा मोटरसाइकिल शिकायत लिखाना नहीं चाहता और जब शिकायत लिखाने आया तो उसने उन लोगों को पहचान लिया जिनके जरिए मोटरसाइकिल छिनवाई गई थी। अब एसएचओ साहब थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए, थोड़ा सा घबराने लगे कहीं ऐसा ना हो मामला उल्टा पड़ जाए। लेकिन फिर से उनको वो अनुभवी दरोगा जी ने एक बार धैर्य बनाया, हिम्मत दिलाई कि देखिए डरने से कुछ नहीं होगा, छोड़िए, जाने दीजिए, ये गरीब गुरबा टाइप का आदमी है, इसको अभी 2 मिनट में सही कर देंगे। खैर थोड़ी देर में ही वो जो दरोगा जी थे उन्होंने उसको किनारे ले जाके कुछ समझाया, डराया, धमकाया, जो भी किया। उसके बाद वो तैयार हो गया कि जी साहब मेरी मोटरसाइकिल छीनी थी और ये वो लोग नहीं है जिन्होंने छीनी थी, लेकिन है कौन? तो उससे कहा गया कि नहीं उसकी पहचान कर ली गई है, लेकिन पहचान करने के बाद अब आज उसकी तलाश की जाएगी। यानी पुलिस ने अपनी प्लानिंग बता दी कि उस तलाश के नाम पर उस अपराधी को पकड़ा जाएगा और उसके बाद उसका एनकाउंटर किया जाएगा। ये अंदर की प्लानिंग थी, ये उस शख्स से नहीं बताई गई, लेकिन आपस में इन लोगों ने तय ऐसे किया था। बड़ी कोशिश के बाद उस आदमी ने अपनी एफआईआर लिखवाई, थाने में एफआईआर लिखी गई, उसने अंगूठा लगाया। उसने बताया कि उस रात जो मेरी मोटरसाइकिल छीनी थी वो किसी पेशेवर अपराधी ने बंदूक की नोक पर मुझसे छीनी थी और मैं उसकी एफआईआर लिखवाना चाहता हूँ और कभी मौका आया तो मैं उसको पहचान भी सकता हूँ।
ये पहचान वाला शब्द एसएचओ ने इसलिए लिखवाया ताकि जब एनकाउंटर का अंजाम हो जाए तो इसी शख्स की जरूरत पड़ेगी जो पहचानेगा कि इसने मेरी मोटरसाइकिल छीनी थी, ताकि कानूनी रूप से पूरा मामला मजबूत हो जाए। खैर, वो दिन भी गुजर गया और वो शख्स अपने घर चला गया। अब इस घटना के एक दिन और गुजर गए। तमाम प्लानिंग, बातें, डिस्कशंस होते रहे पुलिस वालों के बीच कि कैसे इस बात को अंजाम दिया जाएगा, आगे का स्टेप क्या होगा। और इस बीच वो जो आदमी था वो इस बात का इंतजार कर रहा था कि जब ये पूरी कहानी, किस्सा, जो प्लानिंग है पूरी हो जाएगी, या जो भी पुलिस वाले कह रहे हैं कि अपराधी को पकड़ लिया जाएगा, तो शायद उसकी मोटरसाइकिल वापस मिल जाएगी। उसने अगली जगह इस बात का भी इंतजाम करना शुरू कर दिया कि जब मोटरसाइकिल वापस मिल जाएगी तो इस बार मैं उसको बेच दूंगा, रखूंगा नहीं, क्योंकि बड़ी झंझट की चीज़ है, बार बार खराब हो जाती है, पुरानी हो चुकी है, अब ये पुलिस का मामला भी हो गया है, तो मैं उससे किसी भी तरीके से उसको बेच दूंगा। अब वो दिन आ गया जिस दिन इनको एनकाउंटर को अंजाम दिया जाना है। फिर से वक्त चुना गया रात का, ताकि लोग कम हो, अंधेरे में पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया सके। पुलिस वाले एक दूसरे से जो विश्वास पात्र थे, जो एसएचओ के करीबी थे, उनके साथ उस शख्स को जीप में बिठाया गया और ले जाया गया अंधेरे में, और साथ ही वो मोटरसाइकिल भी ले जाई गई, जिस मोटरसाइकिल का हवाला दे करके पूरा एनकाउंटर किया जाना है। एक अंधेरे में ले जाने के बाद मोटरसाइकिल को ज़मीन पर गिरा दिया गया, और ज़मीन पर गिराने के बाद उस शख्स को बाहर निकाला गया। वो पेशेवर अपराधी था, बड़ा अपराधी था, वो देखते ही समझ गया कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वो दहाड़े मार करके रोने लगा, चिल्लाने लगा। किसी तरह से उसको चुप कराया गया। उसने कहा, नहीं, आप चाहे जो सजा देनी दे दो, लेकिन मेरा एनकाउंटर न करो। इधर एसएचओ साहब के ऊपर दबाव था कि कुछ ना कुछ परफॉर्म करके दिखाना है। दूसरी तरफ अनुभवी वाले दरोगा जी थे, जो लगातार इस बात का धैर्य बंधा रहे थे कि कुछ नहीं, ऐसा होता रहता है, मैं पहले भी बहुत सारे मामले अंजाम कर चुका हूँ। और सिपाही उसमें जो कुछ एक नए भी थे, जो नई भर्ती थे, वो भी घबरा रहे थे। माहौल एकदम डिफरेंट हो चुका था। लोग इक्का दुक्का जा रहे थे और पुलिस वालों को देख करके रुकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन पुलिस टीम को भी ये डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कोई पहचान ले, कुछ कर ले। इसी बीच में ये डिस्कशन चल ही रहा था। तब तक जो तमाम पुलिस वाले थे, उन पुलिस वालों में से एक आदमी ने सोचा कि चलो, जब तक ये सब बहस चल रही है, मैं आसपास का जायजा ले लूँ, कहीं कुछ ऐसा ना हो। और जायजा लेते वक्त किनारे खड़े होकर के उसने अपनी एक सिगरेट जला ली। सिगरेट जलाई, पी रहा था, और तब तक एसएचओ साहब ने उसको आवाज़ दी कि इधर आओ गाड़ी की तरफ। कहाँ उधर कोने में खड़े हुए हो, उधर मत खड़े हो, यहाँ आओ, अभी आगे काम को अंजाम देना है। इतना सुनने के बाद उस सिपाही ने झटपट अपनी सिगरेट फेंकी और इधर जीप की तरफ आ गया। अभी बातचीत हो रही थी, तब तक देखा पीछे से आग जल रही है। यानी जो पुलिस वाले ने सिगरेट फेंकी थी, वो गलती से मोटरसाइकिल पर जो जमीन पर पड़ी थी उस पर पड़ गई थी, और इतनी देर में पेट्रोल ने सुलग करके आग पकड़ ली थी। यानी वो जो मोटरसाइकिल, जिस मोटरसाइकिल के सहारे एनकाउंटर किया जाना था, वो आग की लपटों में थी। इधर पुलिस की टीम खड़ी थी, अपराधी को लेकर खड़े थे, एनकाउंटर की पूरी तैयारी थी, लेकिन अब मोटरसाइकिल में आग लग चुकी थी। अब विडंबना देखिए, पूरी तैयारी होने के बाद, इतनी मुश्किलों से तैयारी हुई, उसके बाद उस मोटरसाइकिल में आग लग गई, जो कि केस प्रॉपर्टी होती, जिसके हवाले से उसका एनकाउंटर किया था। और उधर वो अपराधी जो था लगातार शोर मचाने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से उसकी जान बच जाए। पुलिस वाले अपनी प्लानिंग में जुटे हुए थे, लेकिन अचानक से मोटरसाइकिल में आग लग जाने की वजह से कहानी में एकदम ट्विस्ट आ गया। अब कहानी को फिर से मोड़ने की कोशिश हुई। फिर से वो दरोगा जी सामने आए। उन्होंने कहा, देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब इसका एनकाउंटर कर देंगे उसके बाद बताएंगे कि भागते वक्त इसकी गाड़ी स्किड हुई जिसमें आग लग गई। उसी दौरान हम लोग फोटो वोटो खींच लेंगे और फोटो के सहारे हम पूरे केस को खड़ा कर देंगे। खैर, इस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए अब आखिरी वक्त आ गया। एसएचओ साहब ने उस अपराधी से कहा कि अब तुम जंगल की तरफ भाग जाओ, वरना तुमको मार देंगे। अपराधी समझ चुका था कि उसका एनकाउंटर किया जाना है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। पहले वो पैरों में गिरता रहा, वहाँ रुकता रहा, अपराध छोड़ने की कस्में खानी शुरू कर दी। कहा, कभी नहीं करेंगे, जो पैसे चाहिए ले लो, जो कुछ भी रास्ता बनता हो बना दो। लेकिन एसएचओ साहब को परफॉर्म करना था, इसलिए उन्होंने तय किया कि अब कोई मुरव्वत नहीं, कोई रहम नहीं। उन्होंने जबरन टीम के लोगों से कह करके उसको बाहर की तरफ भगाया। जैसे ही वो भागा, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। एनकाउंटर करने के बाद जब थोड़ी देर बाद उसकी लाश गिर गई, यानी वो शख्स गिर गया, उसके बाद सब तस्दीक की गई कि उसकी मौत हो गई कि नहीं हो गई है। कई गोलियां लगी थीं, उसके पास से अवैध हथियार भी दिखाया गया, और इधर दूसरी तरफ जो मोटरसाइकिल जल चुकी थी उसका इंतजाम किया जाने लगा कि उसको सबूत की तरफ पेश किया जाना है। तो जली वाली हालत में उस मोटरसाइकिल को इकट्ठा किया गया, और ये सब करने के बाद आला अधिकारियों को वायरलेस में सूचना दी गई कि एक अपराधी जो कि मोटरसाइकिल लूट के जा रहा था,
और उस लूटी हुई मोटरसाइकिल के साथ आज देखा गया, जानकारी दी गई। जानकारी देने के बाद टीम पहुंची और उसने उसको अपराधी को पकड़ने की कोशिश की और वो देखते ही गन निकाल करके गोली बरसाता हुआ भाग रहा था, तभी उसका एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस ने यह भी इत्तला दी कि अभी उसकी जान बाकी है, लेकिन उसकी कोशिश हो रही जान बचाने की, लेकिन लगता नहीं कि बचेगा। ये आमतौर पर तरीका होता है, जब एनकाउंटर करते हैं और मर चुका होता है तब भी वो अपने आला अधिकारी को जानकारी यही देते हैं कि जान शायद अभी बची हुई है, हम कोशिश कर रहे हैं मेडिकल हेल्प देने की, अस्पताल ले जाने की। उसमें तमाम कानूनी अड़चने भी होती हैं, लिहाजा इसलिए भी ऐसा किया जाता है। लेकिन फिलहाल उस अपराधी की जान जा चुकी थी, एनकाउंटर हो चुका था, केस प्रॉपर्टी के रूप में वो जली हुई मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी। पुलिस टीम को आला अधिकारियों की तरफ से निर्देश दिया गया कि खैर शाबाश, तुमने एक एनकाउंटर को अंजाम दिया है, तुम्हारा भी नाम उस लिस्ट में आ गया जो अपराध को लगाम लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और अब इलाके में शायद मैसेज स्ट्रांग जाएगा, अपराधी डरेंगे और अब अपराध करने से पहले सोचेंगे। लिहाजा सब सामान लेकर के, सबूत लेकर के थाने पहुंच जाओ और फिर आगे की जो कानूनी कार्रवाई की जानी है वो करो। आनंद फानंद में आसपास की पुलिस भी पहुंच गई, थाने से और भी पुलिस पहुंच गई, मोटरसाइकिल जली हुई हालत में ले आकर के पुलिस थाने में जमा कर दी गई। उसके बाद जो है यहाँ पर जो अपराधी था उसको भी, उसकी डेड बॉडी को भी अस्पताल भेज दिया गया, पोस्टमार्टम हुआ और तय हुआ कि भाई गोली लगने से इसकी मौत हुई है और बड़ा ही दुर्दांत इनामी अपराधी था और उस इनाम की राशि को पुलिस वालों को दिया जाएगा। तमाम चीज़ें, सब कुछ जितना होना था सब हो गया। मामला एकदम उसी तरीके से हो गया जिस तरीके से उनको दिखाना था और सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन तभी इस मामले में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। दरअसल इस घटना को मीडिया ने कवर किया और मीडिया के कवर करने के बाद अखबारों में खबर आई कि एक मोटरसाइकिल लुटेरे को पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद उसको एनकाउंटर में मार दिया गया। अब ये अखबार उस जगह भी पहुंचा जिस आदमी की मोटरसाइकिल छीनी गई थी। वैसे उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन दो चीज़ें हुई। एक तो वो पूरा किस्सा देख चुका था कि मोटरसाइकिल के बारे में हमें पुलिस वालों ने बताया, बुला करके ले गए और बताया। जैसे आदमी का एनकाउंटर किए जाने की बात हो रही है वैसे लोग नहीं है जिसको उसने खुद देखा था, यानी वो दुबले पतले लोग थे और ये मोटा आदमी है जो कि अपराधी मारा गया था। तीसरा सबसे बड़ी समस्या जो इस पूरे मामले का ट्विस्ट था वो ये कि जब मोटरसाइकिल बरामद हुई तो उसी समय उसने फैसला कर लिया था कि ये मोटरसाइकिल सही नहीं चल रही है, गड़बड़ है, इसलिए इसको मैं रखूंगा नहीं। तो उसने पहले ही उसका सौदा कर लिया था और उसके लिए एडवांस के तौर पर 5,000 रुपये ले लिए थे। अब उसको इस बात की टेंशन कम थी कि ये हुआ क्या, उसको इस बात की टेंशन ज़्यादा थी कि जो 5,000 रुपये मैंने लिए हैं, अगर मेरी मोटरसाइकिल जल गई है तो मैं क्या दूंगा, और नहीं दूंगा तो मुझे पैसे वापस करने होंगे। अब पैसे उसके पास थे नहीं, गरीब आदमी था, पैसे उसने खर्च कर दिए थे। जब ये घटना अखबार में आई तो वो भी डरते डरते पुलिस स्टेशन पहुंचा कि साहब आप तो मुझे घर से लेकर के आए थे और बताया था कि मोटरसाइकिल मिल गई है, तब आपने बताया नहीं कि आखिरकार ये मोटरसाइकिल जल गई है और ये मोटरसाइकिल तो थाने में सही खड़ी थी, आपने बोला था कि कोर्ट के जरिए हम दिला देंगे वापस, मैंने तो उसका सौदा कर लिया था, उसके पैसे भी ले लिए थे। अब पुलिस हैरान कि अब क्या करें। अब वो बिदका हुआ था इस बात से कि अगर मेरी मोटरसाइकिल जल गई है तो मेरा तो नुकसान हो गया और पुलिस मुझे यहाँ लेकर के आई थी, एक तो दबाव बना करके दूसरे के खिलाफ गवाही दिलाने की कोशिश कर रही है कि लुटेरे ये नहीं ये था, और मैं ऐसे में करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे थे वो मैंने खर्च कर दिए, जिसको मोटरसाइकिल बेचनी थी वो मुझसे पैसे मांगेगा। ये सारे पशुपेश में पड़ा हुआ था और इसी बीच उसकी हिम्मत आ गई, क्योंकि वो गरीब आदमी था, उसके ऊपर भारी दबाव महसूस कर रहा था, फाइनेंशियल प्रेशर भी, अपने सामान के खत्म हो जाने का भी प्रेशर और पुलिस की जो कार्रवाई होती उससे भी टेंशन में था। उसने कहा मैं कोई गवाही नहीं दूंगा, मैं बता दूंगा कि मुझे 2 लोग पकड़ने आए थे और 2 लोगों ने मोटरसाइकिल छीनी थी, ये अपराधी जो मारा गया है उसने मोटरसाइकिल नहीं मारी थी। ये कहते वो थाने से बाहर भाग गया। अब पुलिस के सामने दूसरी समस्या, एक बड़ी मुश्किल से प्लान करके एनकाउंटर किया, उसके लिए इतने पापड़ बेलने पड़े, मोटरसाइकिल लूटी गई, अपराधी को पकड़ा गया, मनाया गया, जो शिकार था उसको मनाया गया, उसके बाद मोटरसाइकिल के सहारे एनकाउंटर किया गया। अब जिसकी मोटरसाइकिल है वो बिदक गया क्योंकि उसका नुकसान हो गया। आनंद फानंद में 2 पुलिस वालों को फिर से भगाया गया, उसको किसी तरह से पकड़ा, पकड़ने के बाद उसको समझाने की कोशिश की। अब वो इस बात के लिए तैयार नहीं कि मैं गवाही दूंगा, उसने बोला नहीं मैं तो सच बोलूँगा, मेरा नुकसान हुआ है, आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं और मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं। इस बात को किसी अखबार वाले ने सुन लिया। अब पुलिस के सामने बड़ी मुश्किल आने वाली थी, लिहाजा आनंद फानंद में जल्दी से उसको पकड़ के थाने लाए, उसको मिठाई खिलाएगी, उसको चाय पिलाएगी, उसको शांत किया। SHO, पुलिस वाले, अब आला अधिकारी भी आ गए, उन्होंने उसको बिठा करके समझाना शुरू किया कि देखो ये देश हित में काम है, ऐसा हो जाता है, नुकसान हुआ है तुम्हारा उसका देखेंगे। अब वो इस शर्त पे तैयार हुआ कि जो मेरा नुकसान हुआ है मुझे पैसा दिया जाए, मुझे पैसे देंगे तब मैं उसको वापस करूँगा, वरना मेरे लिए तो नुकसान की बात है। और फिर आखिर में पुलिस वालों ने मिल करके उसको वो पैसे दिए जो पैसे उसने मोटरसाइकिल बेचने के लिए लिए थे, कुछ ज़्यादा ही पैसे दिए ताकि उसका मुंह भी बंद रहे।
5,000 रुपये उसने एडवांस लिए थे, उसको 10,000 रुपये दिए गए ताकि वो अपना खर्चा भी चला सके और अपना मुंह बंद रखे। आखिरकार जितनी जद्दोजहद के बाद एक ऐसे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया जो कि होना नहीं था, जो कि प्लान था। तो पुलिस ने एक एनकाउंटर को अंजाम देने के लिए इतनी सारी कहानी बनाई, इतनी प्लानिंग की, इतना इंतज़ाम किया, उसके बाद एक एनकाउंटर को अंजाम दिया। तो ये वो कहानी थी कि जो एनकाउंटर करने के लिए पुलिस ने पूरी कहानी बनाई, प्लानिंग की, योजना बनाने के बाद अंजाम देने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। ऐसे तमाम मामले होते हैं पुलिस विभाग में भी जहां पर अपराध को रोकने के लिए, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए, अपराधियों को मारने के लिए वो बहुत सारे रास्ते अपनाते हैं। हमारा मकसद किसी को जज करना नहीं, हमारा मकसद ये भी नहीं है कि ये फैसला करें कि ये सही था या गलत था, लेकिन ये किस्सा इतना इंटरेस्टिंग, इतना अलग और इतना अजीबोगरीब था, ये बताना ज़रूरी था। ऐसे बहुत से किस्से होते हैं पुलिस विभाग में, बहुत सारे किस्से होते हैं अपराधियों की दुनिया में, बहुत से किस्से होते हैं हम लोगों के आसपास जो हैरान करते हैं लेकिन सच होते हैं। ऐसे ही सच कहानियों का, किस्सों का ये पूरा सिलसिला है जो एक के बाद एक कभी मैं आपको सुनाता रहूँगा। फिलहाल आज एक कहानी ऐसी भी में, आज का किस्सा, आज की कहानी, बस इतनी ही। अगली फिर किसी कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।